हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन या महंगाई के संदर्भ में है, जिसमें मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति की अवधारणा, मुद्रास्फीति को किस तरीके से मापा जाता है, WPI मतलब कि थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक CPI के बारे में और भी जो मुद्रास्फीति से रिलेटेड कंटेंट रहेगा उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको इसकी बेसिक कुछ अवधारणा है, कुछ डेफिनेशन है, उनको बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इस जो ये श्रृंखला चलाई जा रही है इसमें इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स करके टेस्ट क्लास है तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसको PDF प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक की शुरुआत को। टॉपिक में सबसे पहले आता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। मुद्रास्फीति एक तरीके से देखा जाए तो वस्तुओं और सेवा के मूल्य में जब निरंतर मतलब कि सतत तरीके से बढ़ोतरी की दशा, जिससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। मतलब कि जब भी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो उसमें जब मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें कमी उत्पन्न होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति को पैदा करती है। जैसे कि इसे आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहा जाता है। कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो जब वस्तुएं एवं सेवाओं की जब निरंतर बढ़ोतरी होने लगती है, मतलब कि इनके मूल्य में जब बढ़ोतरी होने लगती है तो मुद्रा की क्रय क्षमता के अकॉर्डिंग इसकी मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ती है। महंगाई देखा जाए कि यह वास्तव में महंगाई मुद्रास्फीति का एक कारक होता है, जो कि मुद्रास्फीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर एक विपरीत असर डालता है। जैसे कि उपभोग महंगा हो जाता है तो वह जो बचत होती है वह स्वतः नीचे आती है। जैसे आपका उपभोग, जो भी आप उपभोग करते हैं, मतलब कि वस्तुओं एवं सेवाओं की जितनी ज़्यादा खपत होती है तो वो अगर महंगी हो जाए, कोई भी, जैसे आप चीनी का एग्जाम्पल है, अगर चीनी मतलब कि उपभोग उसका महंगा हो जाता है तो उसकी जो बचत होती है वह नीचे आ जाती है। और जैसे जैसे मूल्यों में जब बढ़ोतरी के कारण एक मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है तो उसकी क्रय क्षमता शून्य हो जाती है और उस मुद्रा को उस अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। तो जब उसकी मुद्रा जो क्रय क्षमता है उसकी शून्य हो जाती है तो उसको भी अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वर्तमान में भारत में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी मुद्रा 50 पैसा है, परंतु 50 पैसे के सिक्के का प्रयोग मात्र 10 रुपये तक के भुगतान के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, क्योंकि एक सिक्के में उतने ही मूल्य की धातु का प्रयोग होना चाहिए जितने सिक्के के जारी मूल्य के बराबर अथवा उससे कम हो। तो इस तरीके के एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। अब देखा जाए तो मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किसको पड़ता है। इसका मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव एक तरीके से देखा जाए तो इसका सर्वाधिक प्रभाव निर्धन वर्ग पर पड़ता है। इसका प्रभाव निर्धन वर्ग पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज का यह वर्ग है जिसके पास जो रहता है वह अधिशेष नहीं है और इनका उपभोग प्रभावित होता है। या समाज के समृद्ध जो वर्ग होता है वो उसके पास अधिशेष होता है और जिसका प्रयोग वह किसी संपत्ति में निवेश के उद्देश्य से कर सकता है। तो मतलब कि जो मतलब कि एक बचत वैल्यू, मतलब कि जो आपके पास जमा पूंजी रखी हुई है तो आपका जो निर्धन वर्ग है उसके पास नहीं होता है। और जो समाज का जो समृद्ध वर्ग होता है उसके पास होता है तो वह अपने उद्देश्य के लिए संपत्ति में निवेश करता है। मैं नए जैसे घर खरीदना, एक स्थायी पूंजी का एक निर्माण करना, तो इस तरीके से वो उस उद्देश्य से उसकी पूर्ति कर लेता है। और जब मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण उसका उपभोग महंगा हो जाता है तो किए गए निवेश में लाभ उत्पन्न होता है और उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव को भी यह शून्य कर देता है। तो इस कारण से होता है। अब मुद्रास्फीति के कारण जो होता है, ऋण देने वाले को हानि होती है जबकि ऋण लेने वाले को लाभ होती है।
अब ऐसा कैसे होता है? ये स्थिति जो होती है वह लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ साथ ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी करती है। जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरों में भी बैंक के द्वारा वृद्धि कर दी जाती है, जिसके कारण से ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है। और जब उपभोग एवं निवेश दोनों प्रभावित होते हैं तो आर्थिक समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और यदि बैंकों में रखी गई जमा राशि पर ब्याज दर मुद्रास्फीति दर से कम होती है तो जमाकर्ता को हानि होती है। इसी तरीके से कि जैसे कि आपने बैंक में कोई बैंक से आप ब्याज लेके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उस टाइम पे आप ब्याज भी लेंगे तो उसमें भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि ब्याज दर उसने बढ़ा दी है, बैंक के द्वारा बढ़ा दी है। अब इससे जो ब्याज दर बढ़ेगी तो ऋण प्राप्त करना भी महंगा हो जाएगा, जिससे उपभोग और निवेश मतलब कि आप जो उपभोग कर रहे हैं उस पर भी महंगी होगी और जिसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो भी उससे प्रभावित होगा, और जो हमारी आर्थिक समृद्धि है उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और जो बैंकों में जमा राशि है, और जब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बैंकों में जो जमा राशि है उन पर मुद्रास्फीति की दर जब कम हो जाती है तो जमाकर्ता जिसने भी जो संपत्ति जमा की हुई है तो वह उसको भी हानि होती है। जैसे कि हमने बैंक में कोई पैसा जमा किया हुआ है तो वो किसी ब्याज दर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो अगर मुद्रा ब्याज दर के संदर्भ में जो राशि है जब मुद्रास्फीति कम होगी तो वह जमाकर्ता को उससे हानि होगी, क्योंकि ब्याज दर भी कम होगी। जब ब्याज दर कम होगी तो वहाँ पे जो आपका पैसा रखा हुआ है तो उस पर भी आपको एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें मतलब कि मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर इसमें 3 तरीके के प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया। जैसे कि कारण के आधार पर एक तो आता है कि मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी आती है लागत जनित या प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरी आती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। यह जो मुद्रास्फीति होती है इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से जब मांग बढ़ती है तो किस तरीके से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। जब लागत में बढ़ोतरी होती है तो उस पर, और जब एक संरचनात्मक तौर पे होती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें आता है पहले नंबर पर मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो होती है वह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि जब मांग में बढ़ोतरी होती है तो यह मुद्रा भी बढ़ती है, और आय में बढ़ोतरी के कारण, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के कारण, बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण अथवा सरकार के सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी के कारण और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अर्थात तरलता बढ़ जाए तो उपभोक्ता के पास अधिशेष राशि बचती है। तो इस तरीके की सिचुएशन होने पर उपभोक्ता जो होता है उसके पास जो अधिशेष राशि है वो बचती है, और इसका प्रयोग देखा जाए तो अधिक से अधिक उपभोग के उद्देश्य से इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जैसे मांग बढ़ती है और यह बढ़ी हुई जो मांग होती है वह बढ़ोतरी को दर्शाती है। मतलब कि जब बढ़ी हुई मांग जो होती है सही मात्रा में सही समय पर जब आपूर्ति ना हो पाए तो यह मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, जिससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से कहे कि यह समग्र भारत या समग्र आपूर्ति से जब अधिक हो जाए, मतलब कि जो समग्र मांग है वह जब आपूर्ति से अधिक हो जाती है, मतलब कि जब जिस चीज़ की डिमांड उत्पन्न हो रही है और उतनी आपूर्ति नहीं है, तो आपूर्ति के अकॉर्डिंग अगर मांग ज़्यादा हो जाती है तो मांग जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। और ये जैसे ज़्यादातर एक तरीके से देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देशों में यह स्थिति देखने को मिलती है, जब जैसे कि रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते हैं और लोग निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और ऐसे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया होती है। और जो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है वह एक आर्थिक समृद्धि से भी संबंधित होती है, कि जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उसके पीछे उत्पादन भी बढ़ता है, और यह मांग जनित मुद्रास्फीति के नियंत्रण में तब यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है। तो यह एक अच्छे संकेत के तौर पर भी होती है कि जब मांग बढ़ेगी तो उसके पीछे उत्पादन बढ़ेगा, तो एक तरीके से इसमें सुधार ही होगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक संकेतक के तौर पर, अच्छे संकेतक के तौर पर कार्य करता है।
अब आती है दूसरी मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यह एक तरीके का ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पर प्रत्यक्ष तौर से मांग से यह संबंधित नहीं होती है। यहाँ पर यह उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है और अर्थात यदि कच्चे माल या किसी भी अन्य प्रकार के उत्पादन व्यय में बढ़ोतरी हो तो अंतिम उत्पादित वस्तु या अथवा प्रदान की गई सेवा स्वतः महंगी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो डीजल की मांग भी स्वतः महंगी हो जाती है, क्योंकि डीजल के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला सबसे प्रमुख ईंधन होता है और इसके महंगे होने से अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं भी स्वतः महंगी हो जाती हैं, जिससे लागत जनित मुद्रास्फीति होता है। तो मतलब कि जब लागत में बढ़ोतरी होगी तो यह इस तरीके की मुद्रास्फीति होगी। तो ये किस तरीके की लागत में बढ़ोतरी होगी? एक तरीके से देखा जाए तो इसमें जैसे उत्पादन प्रक्रिया में लागत की बढ़ोतरी हो गई, जैसे कि कच्चे माल अथवा किसी भी अन्य प्रकार के उत्पादन व्यय में बढ़ोतरी हो जाए तो अंतिम उत्पादित जो मतलब कि आपका रॉ मटेरियल है, जहाँ से आपने रॉ मटेरियल का आपका महंगा हो जाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही चीज़ें विनिर्मित होती हैं, विनिर्मित होने के बाद वह सेल की जाती है। तो जब वो रॉ मटेरियल ही आपका कच्चा माल जो है वो ही जब महंगा हो जाएगा तो उससे जो भी वस्तु निर्मित होगी या जो भी चीज़ें निर्मित होगी तो वो भी एक तरीके से लागत की, इसमें लागत बढ़ेगी तो आगे ही भी प्रक्रिया लागत के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। अब एक एग्जाम्पल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल महंगा होता है तो उसमें लागत मतलब कि डीजल भी महंगा हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब ईंधन जब महंगा होगा, जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो डीजल की प्रक्रिया के प्रयोग के लिए जब ईंधन महंगा होगा तो ईंधन महंगा होने से आपका कच्चा तेल भी महंगा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है कि लागत में बढ़ोतरी होने का एक प्रमुख कारण होता है कि जब वस्तुएं एवं सेवाओं की जब बढ़ोतरी होती है, स्वतः जो महंगी होती हैं, तो लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। अब आती है तीसरी तरीके की मुद्रास्फीति, एक संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति जो होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त भी हो या मांग भी सामान्य रहे तब भी भंडारण की सुविधा में कमी, परिवहन की सुविधा में कमी इत्यादि के कारण मूल्यों में बढ़ोतरी संभव होती है। कैसे? कि जब संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं एक तरीके से कि आपकी जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर्याप्त हो, मांग भी सामान्य रहे, तब भी भंडारण की सुविधा में कमी होती है, परिवहन की सुविधा में कमी होती है, तो इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी की संभव होती है। और ये मूल्यों में बढ़ोतरी जो होती है वह एक तरीके से संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जैसे कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति में आता है जमाखोरी, कालाबाजारी, व्यवसायी समूहन इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। अब जमाखोरी क्या होती है? जमाखोरी देखा जाए तो एक तरीके से एक बिचौलिया या किसी व्यापारी वस्तु को उत्पादक से अतिरिक्त मात्रा में खरीदकर उसे बाजार तक नहीं पहुंचने देता है। मतलब कि एक तरीके से अगर कोई प्रक्रिया मतलब कि मार्केट में निकली हुई है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल होने के लिए आया हुआ है, लेकिन ये बीच में जो बिचौलिया या व्यापारी वर्ग जो रहेगा उसमें उसे मार्केट में उस वस्तु को नहीं पहुंचने देगा और उसे एक लंबे समय तक के लिए उसे संरक्षित कर बाजार में उस वस्तु की कृत्रिम कमी को जन्म देगा। मतलब कि जो उसने एक तरीके से बाहर मार्केट में कोई जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर 100 प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड है तो 100 को भेजा गया है, तो उसमें से क्या होगा कि आपको 50 प्रोडक्ट आपके मार्केट में भेज दिए गए हैं, 50 अपने पास रख लिए है, ये बिचौलिया या फिर व्यापारियों ने अपने पास रख लिए और उन्हें लंबे समय तक के लिए संरक्षित कर दिया है। तो इससे एक मार्केट में एक कमी मतलब कि एक कमी को पैदा करेगा। तो ये एक तरीके की जमाखोरी होती है, मतलब कि किसी चीज़ को होल्ड करना, मतलब कि अपने पास रखना। तो एक तरीके से संरक्षित तौर पे रख लिया कि जब ज़्यादा डिमांड होगी तो हम उसको ज़्यादा ही पैसों में बेचेंगे, एक तरीके से मतलब कि मांग के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करना। तो इस तरीके से जब ऐसी प्रक्रिया होती है तब ये मुद्रास्फीति होती है। फिर आती है दूसरी आती है आपकी कालाबाजारी के संदर्भ में। ब्लैक मार्केटिंग के संदर्भ में देखा जाए तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें वस्तु या उत्पाद को गलत जगह या गलत तरीके से बेचा जाए। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे
जैसे पीडीएस में मतलब कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस होता है, उसमें खाद्यान्न जो होते हैं उनकी खुले बाज़ार में बिक्री होना, क्योंकि उनको जो पीडीएस के थ्रू गरीबों के लिए जो राशन दिया जाता है वो उनको ना दे के एक तरीके से बाज़ार में उसका विपणन कर देना, बाज़ार में उनकी बिक्री कर देना। तो जिस वर्ग को वो पहुंचना चाहिए उस वर्ग को नहीं पहुंच के इसमें जो लोग हैं वो उसको मतलब उसका यूज कर लें, इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो ये एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हुआ और इस तरीके की समस्याएं जैसे देखने को भी मिलती हैं। फिर आता है व्यवसायी समूहन। अब व्यवसायी समूहन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कई उत्पादक प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर अपनी सहमति से अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ा देते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है वह एक मतलब कंपटीशन में चल रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ख़राब है, या फिर इस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है। तो क्या होता है कि इसमें जो कई उत्पादक जो होते हैं वह मतलब कि जो कंपटीशन चल रहा है उसको हटाते हुए अपने कुछ मूल्य को बढ़ा देते हैं। जैसे कहे कि अगर ये मार्केट में 10 रुपये की मिल रही है तो इन्होंने कहा कि हम ये वस्तु को 15 रुपये में बेचेंगे। तो इसमें जो मतलब कि अब उसकी डिमांड है, उसकी नीड है उस तरीके से किसी भी वो वस्तु की, तो अगर वो 15 में भी आएगी तब भी हम खरीदेंगे। पता है कि वो 10 में मिल रही है लेकिन उसको 15 में भी खरीदेंगे क्योंकि उसने जो एक अपनी वैल्यू रख ली है कि हमें इसको इतने में ही बेचना है। तो इस तरीके से भी एक इसमें स्थिति देखने को मिलती है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत में इन तीनों ही मतलब भारत जैसा ये विकासशील देश है, यहाँ पर तीनों ही प्रकार के प्रारूप देखने को मिलते हैं। जिससे जो रोजगार के अवसर है वो भी निरंतर उत्पन्न होते हैं और बुनियादी निर्माण एवं कल्याणकारी योजनाओं के कारण भी अर्थव्यवस्था में तरलता सामान्य से अधिक होती है और साथ ही काले धन का प्रवाह भी इसमें के अंतर्गत देखा जाता है। तो इस तरीके से यह समस्या इसके अंतर्गत आती है। तो यह एक तरीके से संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। तो ये मुद्रास्फीति के प्रकार हैं जो कि 3 तरीके से होते हैं। एक कारण के आधार पर है कि किस कारण के आधार पर होती हैं। अब आती है दर के आधार पर। दर के आधार पर जैसे एक और बता दें कि जो भारत में मुद्रास्फीति की जो जिम्मेदारी मतलब नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो होती है वह आरबीआई के द्वारा होती है, क्योंकि आरबीआई इस उद्देश्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीतियों के उसी अनुरूप ही इसे जारी किया जाता है। तो इस तरीके से जो मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है वह आरबीआई के अंतर्गत आता है। अब आता है कि दर के आधार पर, जैसे कि दर निश्चित कर दी जाती है कि इतनी दर है तो इस तरीके की इन्फ्लेशन चल रहा होगा, इतनी दर है तो इस तरीके का इन्फ्लेशन, तो इस तरीके की एक प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि दर के आधार पर देखा जाए तो पहली आती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरी आती है चलती हुई मुद्रास्फीति या फिर वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, तीसरी आती है भागती हुई मुद्रास्फीति या रन अवे इन्फ्लेशन, और चरम मुद्रास्फीति जिसे ग्लोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन कहती हैं। अब ये मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है, इनकी भी कुछ स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति जो होती है जब मुद्रास्फीति की दर 3% रहती है, मतलब कि जब मुद्रास्फीति 3% रही तो कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। और यह मुद्रास्फीति का जो प्रारूप है वह ज़्यादातर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक भी होता है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में मांग कायम रहती है और उपभोग हो रहा है, मतलब कि आर्थिक समृद्धि भी होती रहती है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा संकेतक माना जाता है और ज़्यादातर विकसित देशों में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब आती है चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जो तरीके से एक तरीके से ऐसी मुद्रास्फीति है जहाँ पर मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% के बीच रहती है, कि ये अर्थव्यवस्था जो है ज़्यादातर भारत जैसे विकासशील देशों में देखने को मिलती है, कि जब मांग जनित और संरचनात्मक समस्याएं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का ही एक प्रभाव दिखता है, और यह इस बात का भी संकेत होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के संदर्भ में ये स्थिति देखने को मिलती है। जैसा कि यह भी कारण के आधार पर आपकी 3 तरीके की मुद्रास्फीति देखी, तो इसके संदर्भ में जिस तरीके से मुद्रा को एक प्रारूप में एक संरक्षित किया जाता है, मतलब कि उसको मतलब कि एक लेवल में लाने के लिए प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो उसके संदर्भ में देखा जाता है। अब आती है तीसरी मुद्रास्फीति, जो एक तरीके से भागती हुई मुद्रास्फीति या फिर रन अवे मुद्रास्फीति होती है। यह मुद्रास्फीति जो होती है इसका प्रतिशत जब 10% से 30% तक रहता है,
अभी यह भागती हुई मुद्रास्फीति होती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए तो मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है वह नियंत्रण से मुद्रास्फीति बाहर चली जाती है और इसे नियंत्रित करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब 10 से 30% हो जाता है तो इसे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब चरम मुद्रास्फीति एक तरीके से, या गलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, तो इस स्थिति में ऐसा होता है जब मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रण से बाहर चली जाती है और ये तीनों ही कारक अपने चरम पर होते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा संकेत देते हैं। तो इस तरीके की ये मुद्रास्फीति जो होती है वह दर के आधार पर होती है। तो दर के आधार पर सबसे अच्छी मुद्रास्फीति कौन सी है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, उसके बाद चलती हुई, भागती हुई मुद्रास्फीति में नियंत्रण से बाहर चली जाती है, और ये एक तरीके से ये जो चरम मुद्रास्फीति जो होती है वह अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा संकेत देती है। तो इस तरीके की ये मुद्रास्फीति है। तो इसमें अभी कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार को देखा, ये दर के आधार पर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जैसे कि मुद्रा संकुचन हुआ या अपस्फीति, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन। ये जो मतलब शब्दावली है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, तो ये जो मतलब कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो इसकी हिंदी में तो शब्द अलग होते हैं, लेकिन इसके इंग्लिश में शब्द अलग होते हैं। तो रहता तो इन्फ्लेशन का ही प्रारूप है, जिसमें उतार चढ़ाव हो रहा है या फिर रुक गई है, थम गई है जो महंगाई, तो उसके संदर्भ में ही इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन इन शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आती है आपकी मुद्रा संकुचन या अपस्फीति या फिर डिफ्लेशन। इनको आप याद करेंगे तो साथ ही साथ इनके इंग्लिश वर्ड को भी आप याद करेंगे। मुद्रा संकुचन को देखा जाए तो यह एक तरीके से मुद्रास्फीति का एक विपरीत शब्द है। यहाँ पर वस्तुओं को सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी की दशा को संदर्भित करता है, और यह मूल्य सामान्यतः तब नीचे आते हैं जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग को पार कर जाए, और समग्र मांग आपूर्ति के नीचे चली जाए तो सामान्यतः इनके मांग के नीचे आने के सामान्यतः कारण होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी होना, अर्थव्यवस्था में तरलता का कम हो जाना, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर चरम पर पहुँचना और किसी देश की अधिकांश जनसंख्या का वृद्धि होना है। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है अस्फीति, जो कि एक तरीके से डिसइन्फ्लेशन है। यह इन्फ्लेशन जो एक तरीके से देखा जाए तो यह मुद्रास्फीति का प्रारूप होता है। इसके अंतर्गत आता है कि यह मूल्यों में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन बढ़ोतरी के स्तर में निरंतर कमी उत्पन्न होती है। मतलब कि यहाँ पर मूल्य तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये कमी उत्पन्न होती है। अब कमी किस तरीके की उत्पन्न होती है? यह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह प्रत्येक दिशा में मुद्रास्फीति की दशा होती है, जो मुद्रास्फीति की प्रत्येक दशा को अस्फीति की दशा नहीं होती है। मतलब कि अगर जो अस्फीति है वह मुद्रास्फीति के प्रारूप में तो रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति की जो प्रत्येक सिचुएशन हो वह अपस्फीति के संदर्भ में हो, यानी कि डिसइन्फ्लेशन के संदर्भ में होती है। अब आता है आपका संस्फीति या रिफ्लेशन के बारे में। यह इस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है जहां मांग नीचे आती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था मांग का पुनः जन्म देने के उद्देश्य से एक देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करती है, जिससे अतिरिक्त तरलता सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके की मुद्रास्फीति ये देखने को मिलती है। अब आती है नेक्स्ट मजदूरी मूल्य सर्पिल या मुद्रास्फीति सर्किल, या फिर वेज प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशन स्पाइरल है। यह एक तरीके से वेतन और आय में बढ़ोतरी तथा मुद्रास्फीति के बीच एक चक्रीय संबंध होता है। जैसे जैसे वेतन में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे मांग में भी बढ़ोतरी होगी, एवं मांग में बढ़ोतरी के कारण मूल्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो यह इस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है कि जैसे जैसे आपके वेतन में बढ़ोतरी होती है, मांग में भी बढ़ोतरी होती है, और मांग में बढ़ोतरी के कारण आपकी बढ़ोतरी का कारण मूल्य में बढ़ोतरी होगी, और मूल्य में इस हुई बढ़ोतरी के कारण वेतन में बढ़ोतरी की मांग पुनः उत्पन्न होती। मतलब कि यह जो मांग बढ़ेगी फिर मूल्य बढ़ेगा, फिर मांग बढ़ेगी मूल्य बढ़ेगा, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, जो कि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। एक तरीके से यह वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन होता है। अब आता है नेक्स्ट मुद्रास्फीति कर या इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में। इन्फ्लेशन टैक्स जो देखा जाए तो यह एक तरीके से अनिवार्य वसूली होती है जो सरकार आय और उपभोग पर
करती है कि जैसे इन्फ्लेशन टैक्स जो है वह कोई कर नहीं होता है जिसकी वसूली सरकार तो करती है पर उसकी क्षति को संबोधित करती है, जो कि मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता के पास धन जो जमा धनराशि है वह उसकी क्रय क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न होती है कि उपभोग महंगा हो जाने पर भी मुद्रास्फीति कर कहलाता है। मतलब कि जब आपका उपभोग जो है वह महंगा हो जाता है तो यह मुद्रास्फीति कर को जन्म देती है। अब आता है समृद्धि रहित या स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन को अगर दो तरीके से डिवाइड किया जाए तो स्टैग का स्टैग और फ्लेशन। स्टैग मतलब कि स्टेगनेंट और फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन। स्टेगनेंट जो है वह रुकी हुई या थमी हुई होता है और इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति होती है। तो एक तरीके से इसमें संदर्भ में होता है कि स्टेग जो होता है वह इसका अर्थ एक तरीके से देखा जाए कि रुकी हुई या थमी हुई मुद्रास्फीति, और जो इन्फ्लेशन होता है उसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति होना। कि स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी दशा होती है जिसमें मांग बिल्कुल जो होती है थम जाती है, लेकिन जो समृद्धि है वह दर्ज नहीं होती और अर्थव्यवस्था नीचे की ओर आने लगती है जबकि मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती है। मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था तो नीचे की ओर आ जाती है लेकिन मुद्रास्फीति इसमें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से देखने को मिलती है। अब आता है फिलिप्स वर्ग के बारे में या फिलिप्स कर्व के बारे में। फिलिप्स वर्ग देखा जाए तो यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक सामान्य संबंध होता है। जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ती है मुद्रास्फीति भी नीचे आती है। तो इसमें इस डायग्राम के अंतर्गत देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से बेरोजगारी ये जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी दर है, ये जब बढ़ती है बेरोजगारी की जब बढ़ती है तो ये जो इन्फ्लेशन रेट है वह नीचे की ओर आती है। तो इसके जब बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट नीचे आती है। तो इस तरीके की ये जो स्थिति होती है इसको ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्वान फिलिप्स के द्वारा एक वक्र के माध्यम से दर्शाया गया था। इस तरीके से वक्र के माध्यम से इसे दर्शाया गया था जिसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? यह महंगाई और मुद्रास्फीति और आपकी बेरोजगारी से संबंधित है। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों के संबंध को बताती है कि जब बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी तो आपकी मुद्रास्फीति जो होगी वह स्वतः ही नीचे आएगी। तो इस तरीके से यह देखने को मिलती है। अब आता है यहाँ पर हमारी ये जो अवधारणाओं से रिलेटेड जो भी शब्दावलियाँ थी वो फिनिश होती हैं। अब आती है कि मुद्रास्फीति की गणना किस तरीके से की जाती है, या मुद्रास्फीति जैसे है तो इसको किस तरीके से गणना की जाती है। तो गणना के भी प्रारूप को देखा जाए तो इसके दो सूचकांक होते हैं कि किसी भी देश की मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए दो सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक जिसे WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, और दूसरा आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख दो सूचकांक होते हैं। चलिए तो दोनों सूचकांक के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स एक तरीके से वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। कि जब वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता है तो इसे थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है, और ये आंकड़े जो होते हैं वर्तमान में प्रत्येक माह में एक बार जारी किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों को प्रत्येक माह में एक बार जारी किया जाता है, और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अब ये जो आंकड़े होते हैं वह WPI की गणना के लिए मूल्य से संबंधित आंकड़े होते हैं जो थोक बाजार के स्तर पर एकत्रित किए जाते हैं, और इन्हें एकत्रित करना सरल होता है। साथ ही यह थोक बाजार के स्तर पर मूल्यों के संदर्भ में पूरे देश में एक समानता को देखी जाती है। तो इसके संदर्भ में आता है। WPI की गणना के लिए एक बास्केट का प्रयोग किया जाता है जिसमें मात्र वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ सिर्फ वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, ना कि सेवाओं को। और इस बास्केट में देखा जाए तो कम से कम 5 वर्षों के उपरांत तो अधिकतम इसे 10 वर्षों में संशोधित किया जाता है। मतलब कि 5 से 10 वर्षों के अंतराल में इसे जो वस्तुओं के बास्केट में, जैसे अभी 697 वस्तुएँ हैं, तो इन वस्तुओं को जो संशोधित किया जाएगा तो यह जब इनका 5 से 10 वर्ष के बीच में होगा तो इसके संदर्भ में इसे संशोधित किया जाएगा। क्योंकि ये जो आंकड़ा है यह 2017 में संशोधित किया गया था, जो कि अभी 697 वस्तुएं था। तो इसके अंतर्गत ये अब जब भी संशोधित होगा तो ये 5 से 10 वस्तुओं, मतलब कि 5 से 10 जब वर्ष हो जाएंगे तब इनको संशोधित किया जाएगा। अब ये जो मतलब कि ये वस्तुएं हैं इनको 3 तरीके से वर्गीकृत करके इस बास्केट में दिखाया जाता है। जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं, इसके अंतर्गत प्राथमिक वस्तुएं आती हैं।
कुछ विनिर्मित वस्तुएं आती हैं और तीसरी आती है ईंधन ऊर्जा और वस्तुएं आती हैं। 6 से 97 वस्तुओं को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि इसमें प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत 117 और विनिर्मित वस्तुओं के अंतर्गत 564 वस्तुओं को, जिसमें धातु, रसायन, टीबी, फ्रिज आदि को रखा जाता है, और 117 वस्तुओं के अंतर्गत आती है जैसे अनाज, फल, सब्जी, कपास, जूट, चाय इत्यादि को रखा जाता है। और जो आपकी ये ईंधन, ऊर्जा और इत्यादि वाली ये 16 वस्तुएं हैं, इनमें इसके अंतर्गत ये प्रमुख वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी हुआ, कोयला, विद्युत इत्यादि जो इस तरीके की वस्तुएं होती हैं इनके अंतर्गत आती हैं। तो प्राइमरी वस्तुओं में कौन कौन आती हैं? प्राइमरी में जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, कपास, जूट, चाय आते हैं। विनिर्मित वस्तुओं में 564 के अंतर्गत धातु, रसायन, टीबी, फ्रिज आदि आती है। और जो 16 वस्तुएं हैं उनमें आती हैं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, कोयला, विद्युत इत्यादि इस तरीके की ये प्रमुख इसमें उत्पादित होती हैं। तो ये एक तरीके से ये 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब इनका जो आधार वर्ष होता है, तो WPI की गणना के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष यूज किया जा रहा है वह 2011-12 का आधार वर्ष है। और इसकी जो गणना है वह किसी भी महीने की मुद्रास्फीति की गणना विगत वर्ष के उसी माह की तुलना से की जाती है। तो इस तरीके से इसमें एक तुलना करके इसको संदर्भ को दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीके से देखा जाए तो यह CPI की मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं के साथ साथ इसमें कुछ प्रमुख सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है और इन्हें खुदरा स्तर पर, मतलब कि एक उपभोक्ता के स्तर पर, खुदरा स्तर पर मापा जाता है। और इसमें जो वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है इसमें काफ़ी असमानता देखने को मिलती है, जो कि आंकड़े एकत्रित करना इसके लिए कठिन भी होता है। और CPI को पहले सबसे अधिक 2014 के पहले अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके जो प्रारंभ में CPI के 4 सूचकांक हैं, जैसे कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जैसे होते हैं। तो ये 4 तरीके के सूचकांक होते हैं, जिसमें ये आपके एक तरीके से सूचकांक देखा जाए तो ये जो 3 सूचकांक होते हैं इसे लेबर ब्यूरो यानी कि श्रम ब्यूरो के अंतर्गत जारी किया जाता है। और आपका जो तीसरा सूचकांक, चौथा सूचकांक आता है CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, जैसे CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इन आंकड़ों को जारी किया जाता है। और CSO जो आता है वह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या MOSP के अंतर्गत कार्यरत होता है। और आपको बता दें कि इन चारों सूचकांकों से मात्र अब जो आपका जो पहला सूचकांक है वो जो कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, अब उसके अंतर्गत ही, इसी के अंतर्गत ही इसके सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं। मतलब कि इनको हटा के अब इसमें सिर्फ 5 के ऊपर के जो पहला सूचकांक है उसी के आधार पर सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें अन्य 3 सूचकांक के अंतर्गत जो 3 अन्य सूचकांक को जोड़ा गया है, जिसमें आते हैं जैसे CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड यानी कि CPI शहरी, CPI ग्रामीण, CPI संयुक्त, इस तरीके से जोड़ा गया है। और CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 रखा गया है। तो इसके लिए कौन सा वर्ष रखा गया है? और आधार वर्ष 2016, जिसके अंतर्गत इसी आंकड़ों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तय होता है। और इसमें कुल गणना के लिए आंकड़े कुल 78 औद्योगिक क्षेत्रों में भी एकत्रित किए गए हैं। और इस तरीके से ये जो गणना होती है इसे अब NSO के करती है। तो इसकी जो गणना किसके द्वारा की जाती है? NSO के द्वारा इसकी गणना की जाती है। CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड की जो गणना है वह NSO के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से इसमें आता है। इसकी भी बास्केट होती है, इसमें भी कई तरीके से बास्केट में कुल 1183 के आसपास गांव के एकत्रित डेटा, कुछ अर्बन शहरी जैसे 300 साढ़े 300 के इसके डेटा। तो मतलब इसमें गाँवों, शहरों, संयुक्त तरीके के डेटा को एकत्रित किया जाता है और उसे विभिन्न हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे खाद्य, पेयजल, पान, सुपारी, तंबाकू, आवास, वेडिंग, वस्त्र, जूते, चप्पल, ईंधन, ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा। मतलब कि इस तरीके से इनको डिवाइड करके
किया जाता है। तो ये एक तरीके से एक प्रक्रिया होती है। उसमें आपके जो WPI है तो उसमें एक बास्केट के थ्रू बनाई गई है, जिसमें 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। इसे 6 हिस्सों में डिवाइड करके आपके जो 3 इंडेक्स हैं, जिसमें CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड करके इसमें डिवाइड करके जो दिया जाता है। तो इसमें जो कंबाइंड होता है वह रूरल और अर्बन का आपका एक औसत होता है, उसके आधार पर इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में इसके जो किसके द्वारा दिया जा रहा है, यह NSO के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो अब ये आता है जो कि इसकी मुद्रास्फीति के प्रमुख सूचकांक के अंतर्गत आता है। अब हमारा इसके अंतर्गत जान लेते हैं जाते जाते एक कोर इन्फ्लेशन के बारे में कि कोर इन्फ्लेशन भी क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन देखा जाए तो यह मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें निरंतर मूल्य बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। जैसे कि आपकी बास्केट में आप ईंधन से रिलेटेड हुआ, दूर संचार या परिवहन, या फिर आपके जूते चप्पल हुए। तो कुछ इस तरीके की मतलब कोई एक वस्तु जो होती है तो वहाँ पर उसके मूल्य तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। कोई भी मतलब, या फिर वो बहुत कुछ और कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जिनका मूल्य निरंतर लंबे समय तक स्थिर रहता है। तो जब ए बास्केट में उन वस्तुओं को निकाल दिया जाता है तो इसमें मूल्य में तेज़ी से परिवर्तन होता है और उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है जो लंबे समय तक स्थिर रहती है। उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। मतलब कि जरूर जैसे ये जो कोर इन्फ्लेशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जैसे कि आपकी ये बास्केट है, बास्केट में प्राइमरी वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और अन्य वस्तुओं के अंतर्गत ये 3 तरीके से डिवाइड किया गया। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कुछ वस्तुएं जो होंगी जिनके मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित होंगे, कुछ वस्तुएं होंगी उनके मूल्य धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। तो जो जिस मूल्य के ज़्यादा समय तक मतलब कि कोई ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो उसको उस वस्तु को उससे बाहर निकाल दिया जाता है। जो आपकी बास्केट है जिसका मूल्य जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा है उसके वस्तु को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो एक तरीके से इसको बाहर निकाल दिया। और जो स्थिर वस्तु है मतलब कि एक जो स्थिर वस्तु है अगर वो काफ़ी समय तक स्थिर रहती है तो उस तरीके की जो इसमें लंबे समय तक स्थिर रहती है तो इसको एक उन्हीं वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को माप के एक कोर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरीके से यह कोर इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पर आपका मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी आगे का जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, और भी जितने भी मेजर टॉपिक है उनको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकती हैं, जहां पर आपको PDF इसकी भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ में मेरे इस चैनल पर जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उन सभी की PDF आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।